नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप जो 10 करंट क्वेश्चन है उनके बारे में। सबसे पहले रोज की तरह हम जो पढ़ेंगे आज के इतिहास के बारे में कि आज के इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आज ही के दिन 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अससाय के युद्ध में मराठा सेना को क्या किया था, हराया था। ध्यान रखना, कौन से युद्ध में? अससाय के युद्ध में मराठा सेना को ब्रिटिश सेना ने हराया था। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 1929 में बाल विवाह निरोधक विधेयक शारदा कानून जो है वो क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, शारदा कानून जो है वो क्या हुआ था, 1929 में पारित हुआ था। इसके अलावा 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और 2003 का ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूटान में लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। तो ये जो 5 क्वेश्चन है आज के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर ही याद रखना है। ये आपको कहीं इतिहास के क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है पहला कि भारत का नया वायुसेना प्रमुख चुना गया है। ठीक है, दरअसल ये जो पूरी घटना है ये 30 सितंबर के बाद हमें जो है बतानी थी, पर उससे पहले ही जो है हम आपके सामने लेके आए कि अभी जो है क्या किया गया है, आपका अमरप्रीत सिंह को क्या चुना गया है, वायुसेना प्रमुख चुना गया है। ध्यान रखना, इनको वायुसेना प्रमुख चुना गया है। अभी आपको ध्यान होगा तो ये हमारे वायुसेना के उप प्रमुख थे और क्रम था इनका 47वां। और ध्यान रखना कि अब जो है ये 30 सितंबर से, ध्यान रखना कब, 30 सितंबर को ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कार्यभार इनको जो मिलेगा वो 30 सितंबर को मिलने वाला है। कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं इनके बारे में कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा थल सेना प्रमुख की अगर बात करें वो कौन है, तो आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपके क्या है, थल सेना प्रमुख है। नौसेना प्रमुख की अगर बात करें तो दिनेश के त्रिपाठी ये नौसेना प्रमुख है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सीडीएस कौन है, तो सीडीएस है अनिल चौहान। ध्यान रखना, पहले सीडीएस भी पूछ लेता है कई बार, पहले सीडीएस अगर आपसे पूछा जाए तो कौन थे, विपिन रावत जो है वो क्या है, विपिन रावत पहले सीडीएस थे। इसके अलावा वायुसेना की अगर बात चली है तो वायुसेना में आप एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना अर्जन सिंह जो है, अर्जुन मत समझ लेना इसको, इनका नाम ही क्या है, अर्जन सिंह है। अर्जन सिंह पहले क्या थे, वायुसेना के प्रमुख थे। तो वायुसेना से कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपसे पूछा जाए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखते हैं कितने बच्चे जो है कमेंट में करते हैं कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ है। हाल ही में 19वें कला मेले का उद्घाटन कहां हुआ है, तो इसका ध्यान रखना कि इसका उद्घाटन हुआ है कहां पर, विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है इसका उद्घाटन, इसका उद्घाटन हुआ है विशाखापत्तनम में। ध्यान रखना विशाखापत्तनम में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहली बात तो ये समझो कि राज्यपाल वहां के एस अब्दुल नजीर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो मेला है आपका जो विशाखापत्तनम में, आपसे पूछा जाएगा कि कला दिव्य मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आप बता देना वहां के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये क्यों जो है इसका आयोजन किया गया, तो आप बताना कि इसके तहत 10 करोड़ बेरोजगारों को ऋण की पेशकश की गई है। 10 करोड़ जो है रुपए के लोन जो है यहां पर दिए जाएंगे और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो नौकरी ना करके वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इस मेले में अपना स्किल दिखाकर। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसमें 20 राज्य केंद्र शासित निवेशकों के 100 कलाकार उत्पादकों का चित्रण किया गया है। इसमें 20 राज्य यूटीएस सारे मिला के अगर देखे जाए तो इसमें 100 से ज्यादा कलाकारों के उत्पादों का चित्रण किया गया है जिससे उनको लोन दिया जा सके। इसके अलावा ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना क्या है, कट्टरपंथी और धर्मनिरपेक्षता की शपथ का भी इसमें आयोजन किया गया है।
कि हम कभी भी कट्टरपंथ और क्या करेंगे, धर्म की स्वतंत्रता, इस पर जो है प्रतिबद्ध रहने वाले हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको जो है चलाया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि कौन आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, तो आप बताना कि अलायंस कुमार जो है वो क्या है, हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिक मंत्री हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वायरस से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। हाल ही में चीन में खोजे गए नए वायरस का नाम क्या है जो किलनी या टिक के काटने से फैलता है? दरअसल आपको पता होगा कि जो जानवर होते हैं ना, जैसे भैंस, गाय या कुत्ता, इस तरह के जो जानवर हैं, तो उनके ऊपर एक जो है छोटा सा एक पिस्सू जैसा एक पंछी होता है, उसका नाम जो है, उसका नाम क्या है? टिक। और उसको क्या है? किलनी। कई जगह इसको जो है मोटे तौर पे किल्ली भी कहा जाता है, कई जगह इसको क्या कहा जाएगा? किल्ली भी कहा जाएगा। तो ये जो है किसके काटने से फैला है? आपसे इसके वायरस का नाम क्या है? तो इसके काटने से एक वायरस फैला है जिसका नाम क्या है? वेटलैंड वायरस। दरअसल क्या मसला है, ये वायरस जो है चीन में देखा गया था 2019 में, इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि चीन में जब ये इनर मंगोलिया वाले क्षेत्र में पाया गया तो इसको जो है 2019 में कोविड के दरमियान इतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं गया। अब क्या हुआ कि आज ही जो है सुबह के समय क्या होता है कि चीन में इसके कुछ मामले सामने आते हैं कि जिन्होंने जो कुत्ते और जो गाय भैंस पाल रखी थी, तो उनके पिस्सुओं से उन लोगों को क्या हुआ? बुखार और सर्दी की समस्या हुई। तो उसके बाद जो है जब उनका इलाज किया गया तो उनको देखा गया कि एक नए तरीके का उनको वायरस मिला है जिसका नाम क्या है? वेटलैंड वायरस है। इसमें ध्यान रखना, वेटलैंड वायरस जो है वो क्या है? एक आउट नैरो वायरस है। आउट नैरो वायरस का मतलब है बाहर से आया हुआ, ये बाहर से आया हुआ वायरस है। और यहां पर ध्यान रखना, ये बहुत जो है वो क्या है? छोटा है। इसके अलावा जो है ध्यान रखना, किलनी क्या है? तो किलनी आप बता देना कि किलनी जो है ये क्या है? परजीवी है। और इसके काटने से बुखार तो होता ही है, बुखार होने के अलावा क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी आ जाती हैं। कई बार जो है मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। ध्यान रखना, इससे कई बार मानसिक संतुलन भी जो है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इससे मानसिक संतुलन भी इससे बिगड़ जाएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो किलनी पाए जाएंगे वो कहां पर? स्तनधारी, उभयचर, और ये जो है जीवन भर क्या करते हैं? इनका खून ही पीते हैं। इनका जो मुख्य भोजन वो क्या है? खून पीना ही है। ठीक। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वायरस के बारे में। वायरस से ध्यान रखना कि आप कैसे कहोगे, तो आप कहोगे कि सर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को अगर क्या कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? वायरस कहा जाएगा। और वायरस के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। इतना आपको मैंने इसमें बताया। आप ध्यान रखना, वेटलैंड वायरस है जिसकी खोज अभी जो है कहां पर की गई है? चीन में की गई है, चर्चाओं में है। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। एनसीईआरटी के नए सिलेबस में किस वीर स्वतंत्रता सेनानी पर आधारित पाठ को जोड़ा गया है? ठीक है, एनसीईआरटी ने अभी अपनी एक कक्षा 6 की किताब में क्या किया है? उसने एक स्वतंत्रता सेना, जो एक भारत का जो वीर जो है सैनिक है, उसके नाम पर क्या जोड़ा है? एक कविता पाठ जोड़ा है। नाम है उनका वीर अब्दुल हमीद। क्या नाम है? वीर अब्दुल हमीद के नाम पर एक कविता पाठ को जोड़ा गया है। ध्यान रखना, वीर अब्दुल हमीद जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। और जिले का नाम ध्यान रखना, जितने उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं उनको तो विशेष ध्यान रखना ही है कि इनके जिले का नाम क्या है? गाजीपुर। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें इनको जो है वीर गति प्राप्त हुई थी और उसमें इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था? इनको परमवीर चक्र दिया गया था। ध्यान रखना। इसके अलावा एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो है वो एनसीईआरटी को कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ये दोनों चीज आपके सामने मेंशन है। एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना, दिनेश प्रसाद सकलानी।
दिनेश प्रसाद सकलानी क्या है, एनसीईआरटी के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या करती है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ये क्या करती है, एक बुक बनाने का काम करती है, और जो पूरे देश में सिलेबस है अब नई शिक्षा नीति के तहत क्या है, एनसीईआरटी से जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 297 पुरावशेष कलाकृतियों को वापस लाने की घोषणा की है? दरअसल आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था, परसों वाली क्लास में बताया था कि अभी नरेंद्र मोदी जो है, कल जो है क्या हुआ है, वो क्वाड की एक बैठक हो रही है। क्वाड की बैठक में, कहां पर, क्वाड की बैठक में वो गए हैं यूएस से, और यूएसए से उस क्वाड की बैठक में उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा है कि हम भारत की जो 297 पुरातत्वविद की जो प्रमुख कृतियां हैं उनको भारत देश को क्या करेंगे, वापस देंगे। ठीक है, तो कहां गए हैं नरेंद्र मोदी, अमेरिका गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहां की यात्रा की थी, ब्रुनेई और सिंगापुर की। उससे पहले कहां पर गए थे वो, यूक्रेन गए थे। उससे पहले कहां पर गए थे, रूस गए थे। सारी यात्राओं को आपको ध्यान में रखना है, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन कौन सी यात्राएं की हैं ध्यान रखना। तो 297 पुरावशेषों कलाकृतियों को हम जो है वापस ला रहे हैं, और कहां से लेकर आ रहे हैं, अमेरिका से इनको वापस लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय, अगर आपसे पूछा जाए कार्यालय कहां पर है, तो आप बता देना कि ये आपका दिल्ली में है। इन सारी कृतियों को कहां पर रखा जाएगा, दिल्ली में रखा जाएगा। दिल्ली में एक संग्रहालय और है, आपको ध्यान रखना है, तुषाद संग्रहालय है, जहां पर सभी व्यक्तियों की, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी मोम की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। अगला एक आपको और बता देता हूं इसी में, कि भारत की संस्कृति, धरोहर और विरासत की रक्षा के लिए ये जो है दोबारा ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। एक और ध्यान रखना कि भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है, वाराणसी। वाराणसी से ध्यान रखना, दुनिया का एकमात्र शहर जो बसकर कभी उजड़ा नहीं है, जो बसकर कभी उजड़ा नहीं है। दुनिया में एक भी शहर इसके अलावा ऐसा नहीं है जिसको एक बार बसाया गया हो और वो उजड़ा ना हो। दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, वाराणसी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहां पर है, तंजावुर में है, आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा उत्तर का सांस्कृतिक केंद्र जो है वो पटियाला में है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात करें, ये आपका यूपी में है। और पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहां पर है, आपका वेस्ट बंगाल में है। इनको भी ध्यान में रखना है। कई बार ये एमटीएस की जो पेपर आते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर है, इलाहाबाद में है। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी, कि भारत में श्वेत क्रांति 2.0 किसके लिए प्रसिद्ध है। दरअसल अभी क्या हुआ है कि गृह मंत्री ने घोषणा की है कि हम दोबारा से अपने देश में एक श्वेत क्रांति शुरू कर रहे हैं, और उस श्वेत क्रांति का जो नाम है, उस श्वेत क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति से आपको फोटो देख के आइडिया लग गया होगा ये किससे है, तो दुग्ध उद्योग में जो है इसका क्या करना है, बढ़ावा करने के लिए ये क्रांति जो है शुरू की गई है। ध्यान रखना किसके द्वारा, तो जो गृह मंत्री है हमारे इस समय, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको दिल्ली में घोषित किया गया कि अब हम भारत में क्या कर रहे हैं, हरित जो श्वेत क्रांति 2.0 है उसको शुरू कर रहे हैं। अब श्वेत क्रांति से आपको समझना है कि श्वेत क्रांति कब आई, कौन लेकर आया, उसमें क्या फायदा हुआ, ये सारी चीजें। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो इसमें जो जोर दिया जाएगा अब की बार, कृत्रिम गर्भाधान और पशु प्रजनन तकनीक पर जोर दिया जाएगा। इसमें ज्यादातर जो गर्भाधान के ऊपर जोर दिया जाएगा वो दिया जाएगा कृत्रिम गर्भाधान में। इसमें अभी भारत सरकार ने मथुरा में एक टेक्नोलॉजी नई विकसित की है, और उसमें ये बताया कि नई जो टेक्नोलॉजी से जो गाय हैं और भैंस हैं उनका जब प्रजनन किया जाएगा तो मोस्टली जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो फीमेल ही पैदा होंगे। उससे क्या होगा, जो सड़कों पर ये घूमने वाले जो सांड है ना, इनकी भी संख्या में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके अलावा
ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादित राज्य जो है वो कौन सा है, यूपी है, और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, ध्यान रखना दूसरे नंबर पर राजस्थान है। श्वेत क्रांति के जनक से भी क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वारगीज कुरियन को कई बार भारत का दूधिया भी कहा जाता है। इनको भारत का कई किताबों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई पेपरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का दूधिया किसको कहा गया है, भारत का दूधिया वारगीज कुरियन को कहा गया है। और भारत में ऑपरेशन फ्लड या इसी का नाम क्या था, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति ये जो शुरू हुई थी, ये कब हुई थी, 1970 में शुरू की गई थी। आपको मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि ये किसी आपके आने वाले 3 पेपर एमटीएस, एसएससी जीडी और रेलवे, इनमें आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हम अब जल्दी ही अपनी एक लाइव क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें करंट जो है आपकी डेली लाइव ही चलेगी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक अब जो है क्या चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, जिसमें हम जो है करंट डेली का लाइव ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट बातचीत करते रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, उसमें हम जो है डिस्कस करते रहेंगे अगले क्वेश्चनों पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगी दूसरे दौर की वोटों की गिनती। दरअसल क्या है, अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, आपको ध्यान भी होगा, श्रीलंका में इमरजेंसी आ गई थी। इमरजेंसी आने के बाद वहां पर क्या हुआ कि इमरजेंसी भी ऐसी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। 2 तरह की इमरजेंसी होती है ना, तो उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आई कि वो पूरी तरीके से वहां की इकोनॉमी डूब गई। उसके बाद भारत ने उसकी मदद की और दूसरे देशों ने, रूस ने उसकी मदद की, तो उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी। अब क्या हुआ कि वहां पर पहली बार इस साल क्या हुए, उस इमरजेंसी के बाद राष्ट्रपति के चुनाव हुए। उस राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ कि लगभग, ध्यान रखना, 38 लोग, कितने लोग, 38 लोग जो हैं वहां पर राष्ट्रपति का क्या कर रहे हैं, 38 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर एक नियम है कि जिस व्यक्ति को 50% वोट मिलेंगे वो ही जो है क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। अब यहां ये मसला फंसा कि यहां पर जो एक सबसे पहले जो व्यक्ति लड़ रहे थे चुनाव, जिनका नाम था अनुरा कुमारा दिसानायके, इनको भी 50% से जो है वो क्या मिले हैं, कम वोट मिले हैं। इस वजह से वहां के चुनाव आयोग ने ये कहा है कि एक काम करते हैं, यहाँ की दोबारा जो है वोटिंग करवाते हैं और दोबारा जो है इसकी काउंटिंग करवाते हैं। उस काउंटिंग में जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये एक दुनिया के लिए महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इसको ध्यान रखना। आप श्रीलंका के बारे में 2 चीज और ध्यान रखना। श्रीलंका का कई बार पूछा जाता है कि पुराना नाम क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बताना कि सर श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। क्या नाम है, पुराना नाम सिलोन है। 1975 में इसका नाम सिलोन से बदलकर लंका कर दिया गया था। फिर 1977 में इसका नाम बदल के श्रीलंका कर दिया। अगला ध्यान रखना कि श्रीलंका की मुद्रा अगर आपसे पूछे क्या है, तो श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। इसके अलावा पूछा जाए कि पुरानी राजधानी इसकी क्या थी, कोलंबो, और इसकी जो नई राजधानी है जो इसने बनाई है उसका नाम क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है वो इसकी क्या है, नई राजधानी है। ठीक, इसके अलावा यहां पर एक आतंकी समूह रहता था, उस आतंकी समूह से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम क्या है, लिट्टे। और इस लिट्टे समुदाय ने ही क्या किया था, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम, और जिनका नाम क्या है, राजीव गांधी। राजीव गांधी की इस वाले आतंकी ग्रुप ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तबास शहर जो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये किस देश में है। दरअसल तबास शहर जो है ये बड़ा चर्चाओं में इसलिए रहा कि यहां पर क्या हुआ, यहां कोयले की खदान में विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से वहां पर गैस जो है रिस गई और वहां पर क्या हुआ, 32 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। तो तबास शहर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो तबास शहर आपका ईरान में है। कहां पर है, ईरान में है। यहां पर क्या हुआ कि 30 से ज्यादा लोग जो है वहां पर क्या हो गए, मर गए। ध्यान रखना कि यहां पर गैस कौन सी लीक हुई, तो मीथेन गैस के लीक होने से ये मरे हैं। ईरान में भी तुम्हें पता ही है कि थोड़े दिन पहले यहाँ के राष्ट्रपति भी जो है एक अकस्मात हवाई दुर्घटना में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
और अब यहाँ के नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है, मसूद पेजेशकियान है उनका नया नाम, और नए राष्ट्रपति हैं। मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में ईरान की मुद्रा पूछी गई है, ईरान की मुद्रा है रियाल। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी क्या है इसकी, तेहरान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलो कोयले से और बता दूं, जो रेलवे का पेपर देंगे बच्चे, रेलवे के लिए आपको मैं बता दूं कि रेलवे के लिए कोयले बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाएगा कि सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे जो उच्च गुणवत्ता का कोयला होता है, उच्च गुणवत्ता का जो कोयला है उस कोयले को क्या कहा जाएगा, उसका नाम है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है इसमें 86 से लेकर 97% तक कार्बन होता है। और दूसरा जो कोयला है उसका दूसरी क्वालिटी का होता है बिटुमिन्स, बिटुमिन्स में होता है 40 से 80% तक कार्बन। ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक जो है वो कौन सा कोयला पाया जाएगा, भारत में सर्वाधिक जो है बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट में होता है 40 से लेकर 55% तक कार्बन, और एक होता है पीट जिसमें होता है 40 से 55 तक। ये कहा जाता है सबसे खराब क्वालिटी का, सबसे खराब गुणवत्ता का, सबसे खराब गुणवत्ता का जो कोयला है उसका नाम क्या है, पीट है। ठीक है, आपने कोयलों के बारे में भी समझा। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयले इस साल निकाले गए हैं वो कहां से निकाले हैं, झारखंड से। और दुनिया की अगर बात करें, दुनिया में किसने सबसे ज्यादा निकाले हैं, तो ध्यान रखना दुनिया में कोयला उत्पादन के मामले में चीन इस समय नंबर 1 की पोजीशन पर है। भारत अपना ज्यादातर जो कोयला है वो खदानों से ना निकालकर चीन से क्या करता है, आयात करता है, क्योंकि चीन में क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला निकलता है और उससे कार्बन की मात्रा थोड़ी, मतलब धुएं की मात्रा उसमें जो है क्या होती है, थोड़ी होती है, कार्बन की मात्रा उसमें थोड़ी कम होती है। अगला ध्यान रखना, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, जिसको क्या कहा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाएगा, तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है आज ही के दिन 23 सितंबर को। साइन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ मूक बधिर व्यक्ति होते हैं, कुछ बहरे व्यक्ति होते हैं, तो उनको बोलकर हम जो है चीजों को नहीं समझा सकते, तो फिर क्या करना होता है, उनकी तरफ को इशारा करना होता है। वो अलग अलग देश में क्या होता है, एक अलग अलग तरह की क्या होती है वो भाषा होती है। जैसे भारत में अलग तरह की साइन लैंग्वेज होगी, उसके अलावा आपसे कहा जाएगा तो ऐसे ही अमेरिका की अलग होगी, रूस की अलग होगी, सब देशों की साइन लैंग्वेज अलग होती है। तो ये क्या है, बहरे और इम्पेयरमेंट लोगों की भाषा जो है वो जो उस भाषा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर थीम की बात करें, 2024 की थीम क्या है, तो साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स जो है इसकी क्या है, थीम है। और ध्यान रखना, ध्यान ये जरूर रखना है कि कौन से दिन मनाया जा रहा है, 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, तो आप कहना कि विचार अभिव्यक्ति का तरीका, विचार अभिव्यक्ति का तरीका, अभिव्यक्ति का तरीका जो है वो क्या होती है, भाषा होती है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत में बोडो एक भाषा है जिसको लेकर बहुत क्राइसिस चल रहा है, कि वो कह रहे हैं कि भारत की जो 22 भाषा है उसमें 23वीं भाषा बोडो को जोड़ा जाए। तो बोडो को ध्यान रखना, बोडो अभी आपकी संवैधानिक भाषा नहीं है, पर उसको संविधान में जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, बोडो जनजाति एक संघर्ष कर रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान वालों, आपको तो ध्यान रखना ही है। भारत के तीसरे स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर को किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। तो 700 मेगावाट क्षमता वाला जो नया परमाणु रिएक्टर है इसको कहां पर शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है राजस्थान के कहां पर, रावत भाटा में। कहां पर शुरू किया गया है इसको, राजस्थान के रावत भाटा में इसको शुरू किया गया है। ध्यान रखना, भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है उसका नाम था अप्सरा और ये 1956 में शुरू किया गया था। इस समय भारत में कुल मिला के 22 परमाणु रिएक्टर जो है वो चल रहे हैं, जिनमें से 3 हमने बनाए हैं और तीसरा जो आपका है वो कौन सा है, रावत भाटा है, जिसकी 700 मेगावाट की क्या है, क्षमता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है,
तो इसका नाम है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ध्यान रखना वो कहां पर है, तमिलनाडु में है। और भारत का जो पहला स्वदेशी जो परमाणु रिएक्टर था वो कहां पर बना था, वो आपका तमिलनाडु में कलपक्कम में बना था। आज की क्लास में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले होंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। कल से हम क्या करने वाले हैं, अपनी क्लास लाइव करने वाले हैं। अब हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे। जो आपकी दिक्कत परेशानी होगी आप कमेंट में करिए, हम तुरंत ही उसका जो है समाधान करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।